अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर हम चैप्टर नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर हम बात कर चुके हैं फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, लाइट रिएक्शन की बात कर चुके हैं और आज हमने बात करनी है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की, विच इज़ ऑल्सो नोन एज डार्क रिएक्शन। अभी जो डार्क रिएक्शन है ये बच्चों को पता नहीं क्यों लगता है कि जो डार्क एक सीज़न है उसकी तरह का है कि उसमें भी कुछ समझ नहीं आता, डार्क रिएक्शन के अंदर भी बच्चों को कुछ समझ नहीं आता। तो इतना मुश्किल नहीं है ये डार्क रिएक्शन जो है, ये इस चैप्टर के अंदर जो भी आपको रिएक्शन नज़र आ रहे हैं वो मुश्किल नहीं है। मुश्किल पता है क्यों होती है? मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि आप उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, जबकि इनमें समझने वाली बातें नहीं होती बल्कि इनमें सिर्फ सुनने वाली बातें होती हैं, देखने वाली बातें होती हैं। तो पहली बात तो फोटोसिंथेसिस जो है ये 2 स्टेप्स के अंदर होता है। एक को हमने कहा था लाइट रिएक्शन। क्यों कहा था लाइट रिएक्शन? क्योंकि वो लाइट डायरेक्टली उसके अंदर इन्वॉल्व थी। होती है दोनों दिन के वक्त में ही है, लेकिन उसमें चूंकि लाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है तो वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहलाता है या वो लाइट रिएक्शन भी कहलाता है। ये जो दूसरा स्टेप है ये कहलाता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन कहलाता है। क्यों? ये रात में नहीं होता, ये होता दिन में ही है, लेकिन चूंकि इसमें लाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती। लाइट इन्वॉल्व होती है लेकिन डायरेक्टली नहीं होती, इनडायरेक्टली होती है। मैंने एग्जांपल दी थी कि लाइट रिएक्शन के अंदर लाइट की एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है कुछ मॉलिक्यूल्स में। कौन से मॉलिक्यूल्स हैं वो? एक मॉलिक्यूल ये है ATP और एक मॉलिक्यूल है ये जिसे कहते हैं NADPH2। इनके अंदर वो एनर्जी स्टोर्ड है। तो लाइट की जो एनर्जी इनमें स्टोर कर ली गई है उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। तो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है लाइट, इसी वजह से इसे डार्क रिएक्शन भी कह देते हैं। इसके 2 और नाम है। एक, इस साइकिल को, ये जो पूरे रिएक्शंस की सीरीज है, इसे केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। ये वो 2 लोग होंगे जिन्होंने ये डिस्कवर की होगी। एंड द लास्ट थिंग इज, इसका एक और नाम है, वो है रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल। क्यों कहते हैं रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल? ये जब हम साइकिल पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा आपको। क्या होता है डार्क रिएक्शन में? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। एक तो इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। फिर इसके अंदर कुछ इस तरह के सर्कुलर से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अकेले अकेले भी होते हैं, कहीं कहीं पर अटैच भी होते हैं। ये जो एक स्ट्रक्चर है ये कहलाता है थाइलाकॉइड और जो ये जुड़े हुए स्ट्रक्चर हैं ये कहलाते हैं ग्रेनम। तो ये पूरा ग्रुप जो है ये कहलाता है ग्रेनम। और इसके अलावा जितना भी एरिया है, बाकी एरिया, ये जितना भी एरिया है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो 2 रिएक्शंस हो रहे हैं, एक लाइट और एक डार्क। तो लाइट रिएक्शन यहाँ होता है, हमने पूरा देखा था किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है जिसके नतीजे में ATP और NADPH बनते हैं। अब जो डार्क रिएक्शन होना है वो यहाँ होना है, इस एरिया के अंदर, जिसे आप कहते हैं स्ट्रोमा। जो भी मॉलिक्यूल बनते हैं, ATP बनता है और NADPH बनता है, वो स्ट्रोमा के अंदर आ जाते हैं। इस NADPH तो बनता ही यही है, इसी तरफ बनता है, स्ट्रोमा की तरफ बनता है। ATP बनता है थाइलाकॉइड में, तो वो निकल के आ जाएगा यहाँ पे और इन दोनों की मदद से अब क्या किया जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाएगा और इससे बनाया जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, शुगर्स बनाए जाएंगे। तो ये कहलाता है डार्क रिएक्शन, इसकी हमने बात करनी है आज। अच्छा भाई, पहले मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दूं जिनके बाद ये समझने में आसानी हो जाएगी। कुछ मिस्टेक भी हैं बुक में, वो भी देख लेते हैं। देखें, एक वर्ड है राइबोलोज, ठीक है। आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा, चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने जो है वो मोनोसैक्राइड पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि सिंगल यूनिट होते हैं। तो OSE से मुझे पता लग रहा है ये कार्बोहाइड्रेट है। तो राइबोज जो कि जो RNA में पाया जाता है राइबोज, और ये जिसका नाम राइबोलोज है, ये दोनों एक ही तरह के कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि 5 कार्बन वाले। इनका फॉर्मूला होता है C5H10O5, ठीक है। तो ये है राइबोलोज, ठीक है, ये इसका नाम आपको नजर आएगा। अच्छा, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, बाय का मतलब होता है 2, ठीक है, फॉस्फेट का मतलब फॉस्फेट ग्रुप। इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर 2 फॉस्फेट लगे हुए हैं। कहीं पर खाली फॉस्फेट लिखा हुआ है, इसका मतलब उसमें 1 फॉस्फेट लगा हुआ है, ठीक है। और अगर इससे पहले लिखी हुई पोजीशन, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है 1 और फिर कॉमा लिखा है और फिर लिखा है 5, तो इसका मतलब राइबोलोज के अंदर जो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और 5, अगर इसमें मैं नंबरिंग करूं तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। तो इसके अंदर जो 2 फॉस्फेट लगे हुए हैं वो एक लगा हुआ है कार्बन नंबर 1 पे, ठीक है, ये आ गया P, और एक लगा हुआ है कार्बन नंबर 5 पे। तो ये जो भी नंबर लिखे हुए हैं इसका मतलब ये है कि ये पोजीशन बता रहे हैं किसकी? फॉस्फेट की। जो लोग फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं उन्हें तो ये बात अभी नहीं पता, जिन लोगों ने सेकेंड ईयर पढ़ लिया है उन्होंने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, वो ये बात समझते हैं। अच्छा, अब आ जाए, एक तरह का मॉलिक्यूल है जिसका नाम है ग्लिसरेट, ठीक है, ग्लिसरेट। इसका पूरा मैं नाम लिख देता हूँ, ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट, ठीक है। अब ये जो ATE लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो ग्लिसरेट है ये बेसिकली बनता किससे है? ग्लिसरिक एसिड से। अब ये जो ग्लिसरिक एसिड है जिसके आखिर में IC एसिड लिखा हुआ है,
सेकेंड ईयर वालों को पता है कि हर वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कि जिसके स्ट्रक्चर के अंदर लगा होता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लगा होता है OH, ये ग्रुप कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फर्स्ट ईयर वालों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 के अंदर, आपने देखा था अमाइनो एसिड के अंदर ये लगा हुआ था COOH। तो ये जो है अगर ये लगा होता तो हम इसे कहते हैं ग्लिसरिक एसिड, लेकिन अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ये कहलाता है ग्लिसरेट। तो ये मॉलिक्यूल जो आपको नजर आ रहा है ये है ग्लिसरेट। आप सपोज कर लें इसके पीछे और कार्बन लगे हुए, तो ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा, इसके ऊपर लगा हुआ है क्या, फॉस्फेट। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट। ठीक है, अच्छा एक और मॉलिक्यूल वो है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब देखिए मैंने आपको बताया कि ग्लिसरिक एसिड जो होता है उसके अंदर लगा होता है COOH। ठीक है, ये जो एल्डिहाइड है ये ग्रुप होता है CO और H। ठीक है, ये OH नहीं है, सिर्फ ये H लगा हुआ है। ये जो ग्रुप है CHO, ये वाला ग्रुप कहलाता है COOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और ये वाला ग्रुप जो है CHO ये कहलाता है एल्डिहाइड ग्रुप। तो जिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ये लगा हुआ है वो एल्डिहाइड कहलाता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अगेन ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और इसके साथ लगा हुआ है फॉस्फेट। अच्छा अब गौर से देखने वाली बात यह है कि बुक के अंदर इसमें बड़ा कंफ्यूजन किया है इन्होंने। ठीक है, तो हम जो है इनकी शॉर्ट फॉर्म यहीं पर डिसाइड कर लेते हैं। इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, इसको RUBP कहते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। इनकी जो शॉर्ट फॉर्म्स दी हुई है उसके अंदर बड़ा कंफ्यूजन है। तो ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट जो है ना, इसके लिए हम यूज करेंगे G3P। ग्लिसरेट, उसके बाद 3 आ गया और उसके बाद फॉस्फेट। और जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है इसके लिए हम यूज करेंगे GA, ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड और साथ में 3 फॉस्फेट। अगर ये आपको याद रह गया, मैं बुक में करेक्ट भी करवाऊंगा कहाँ कहाँ पर इन्होंने गड़बड़ की हुई जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है जी, चलें अब स्टार्ट करते हैं। ये तो मैं बता चुका हूं कि डार्क रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको फिक्स करते हैं और उससे बनाते हैं शुगर, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं जिसके साथ फॉस्फेट लगा है, जिसे शुगर फॉस्फेट कह रहे हैं। ठीक है, लाइट एनर्जी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन लाइट एनर्जी चाहिए होती है इनडायरेक्टली। कहां पर जमा है वो, इन दो मॉलिक्यूल्स के अंदर। ये दो मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं, तो ये दो कहां चला गया, ये दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं लाइट रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो इनके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है उस इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाएगा, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जाएंगे और हाइड्रोजन ऐड किया जाएगा और कन्वर्ट किया जाएगा इसे ट्रायोज फॉस्फेट में। ट्रायोज का मतलब 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ठीक है, क्या नाम है उनके, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये मैं एंड में दिखाऊंगा कि इनमें कन्वर्ट करके फिर क्या करेंगे। ये दो नाम भी आपने पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर मोनोसैकेराइड के टॉपिक में, जो एक चार्ट बना हुआ है उसके अंदर 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट में दोनों नाम मेंशन है। ये आप आगे भी पढ़ेंगे जब आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे। अच्छा, अब कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो जो पहला प्रोडक्ट बनता है, जो साइकिल के अंदर जो पहला प्रोडक्ट बनता है उसका नाम होता है ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट। ये साइकिल जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर भी यही होगा, ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट। देखें यहाँ पर इन्होंने PGA लिखा हुआ है, इसको आप G3P कर लें। ठीक है, ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं। तो जिन प्लांट्स के अंदर पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला बनता है वो C3 प्लांट्स कहलाते हैं और ये साइकिल C3 साइकिल कहलाती है। तो अगर ये बुक की डायग्राम देखें आप, तो यहाँ से साइकिल स्टार्ट हो रही है, यहाँ से साइकिल, ये साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रहा है। इन दोनों के मिलने से जो पहला प्रोडक्ट बन रहा है इसके अंदर 3 कार्बन है। ठीक है, ये ब्लैक जो लगा हुआ है ये कार्बन है, तो एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। तो ये पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला है जिसका नाम है ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट। चाहे ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट कहें चाहे 3 फॉस्फोग्लिसरेट कहें, बात एक ही है। तो इस वजह से इस साइकिल को C3 साइकिल कहते हैं और इन प्लांट्स को C3 प्लांट्स कहते हैं। एक तरह के प्लांट्स और होते हैं जिन्हें C4 प्लांट्स कहते हैं, वो मैं आगे जाकर समझाऊंगा। उनमें पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन वाला बनता है। अब ये जो साइकिल है जिसे आप केल्विन साइकिल, डार्क रिएक्शन के अंदर जो साइकिल बनती है उसे केल्विन साइकिल कहते हैं, केल्विन बेंसन साइकिल। 13 मेन रिएक्शंस होते हैं इसमें, जिनको 11 एंजाइम्स परफॉर्म करते हैं। ये बात सिर्फ MCQ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं। इसको डिवाइड किया जाता है 3 फेजेस में, बहुत आसान है। कार्बोक्सिलेशन पहला फेज है। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या एडिशन ऑफ कार्बन। तो कार्बन जब ऐड हो रहा होगा तो वो कार्बोक्सिलेशन है। रिडक्शन क्या है भाई, रिडक्शन के अंदर
रिडक्शन की डेफिनेशन होती है या तो हाइड्रोजन ऐड करना या इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना, तो आपको दोनों चीज़ें ऐड होती हुई नजर आएंगी। रीजनरेशन का मतलब एक चीज़ दोबारा से रीजनरेट होगी, दोबारा से प्रोड्यूस होगी। ना दिस इज द डायग्राम ऑफ द बुक, ठीक है, ये थोड़ी सी ब्लैक एंड व्हाइट है तो हम ये वाली डायग्राम इस्तेमाल करेंगे जो कि कलर्ड है। अब इसे मैं तोड़ूंगा, इस डायग्राम को मैं तोड़ूंगा रिएक्शन के हिसाब से। तो ये पहला रिएक्शन है हमारे पास, ये पहला फेज है हमारे पास जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अच्छा, अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, देखिए साइकिल कहीं ना कहीं से स्टार्ट होती है। तो ये साइकिल जो है ये स्टार्ट होती है एक तरह के मॉलिक्यूल से जिसका नाम है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कह लें या बाइफॉस्फेट कह लें, एक ही बात है। ये मॉलिक्यूल मैं आपको दिखाता हूँ। देखें भाई, राइबोलोज का मतलब इसके अंदर 5 कार्बन है, तो ये जो डार्क में लिखे हुए हैं ये कार्बन हो गए। बिसफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट का मतलब 2 इसके अंदर फॉस्फेट लगे हुए हैं, मुझे नजर आ रहा है एक फॉस्फेट ये लगा हुआ है, एक फॉस्फेट ये लगा हुआ है, ठीक है। कौन सी पोजीशन के ऊपर लगे हुए, 1 के ऊपर और 5 के ऊपर। तो ये पहला कार्बन हो गया, दिस इज द फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज द 5th कार्बन, इसके ऊपर एक एक फॉस्फेट लगा हुआ है। अच्छा, इससे पहले जो आपको ये नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कितने राइबोलोज बाइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 3 मॉलिक्यूल्स इसके चाहिए, ये यहां से आकर रिसीव करेंगे किसे, कार्बन डाइऑक्साइड को। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक एक कार्बन है, ठीक है, ये इन्होंने डार्क से लिखा हुआ है। और कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो 3 मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड की भी 3 मॉलिक्यूल और इसके भी 3 मॉलिक्यूल्स चाहिए। ये पहला रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। इन दोनों के मिलने से एक नया कंपाउंड बनेगा। अच्छा, याद रखना है कि ये कंपाउंड डायरेक्टली नहीं बनता। देखिए अगर आप गौर करें, राइबोलोज के अंदर कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, एक राइबोलोज की बात कर रहा हूं। एक कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन, 1, तो 5 और 1 मिलेगा तो बनेगा 6 कार्बन वाला कंपाउंड, ठीक है। लेकिन ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड बीच से टूट जाता है, तो पहले बनता है 6 कार्बन वाला कंपाउंड, चूंकि ये स्टेबल नहीं होता तो ये बीच से टूट जाता है, तो उसके नतीजे में बनते हैं 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड ये डायरेक्टली नहीं बना, बल्कि इससे पहले 6 कार्बन वाला इंटरमीडिएट बनता है जो अनस्टेबल होता है, जो ब्रेक हो जाता है। अच्छा, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। चाहे आप इसे 3-फॉस्फोग्लिसरेट लिखें या आप इसे लिखें ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट, इट्स द सेम थिंग, ठीक है। क्या मतलब है, ग्लिसरेट का मतलब यह है कि आखिर में COOH था जिसमें से हाइड्रोजन चला गया तो ये 8 बन गया, नेगेटिव आयन, और 3rd कार्बन के ऊपर इसके लगा हुआ है फॉस्फेट, ठीक है। तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 और इसके 3rd कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ है। इस तरह के कितने बने, 6। ये कैसे हो रहा है ये मैं आपको थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल इतना समझ लें कि जब 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं राइबोलोज बाइफॉस्फेट के और 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो 6 मॉलिक्यूल बनते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट के या ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट के। इसको हम नाम दे देते हैं G3P का, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं। तो भाई मैंने आपको बताया था कि जब ये मिलेंगे तो एक शॉर्ट लिव 6 कार्बन इंटरमीडिएट बनेगा। चूंकि ये अनस्टेबल है तो ये ब्रेक हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट। ये लिखा हुआ G3P, इसको हम फॉलो करेंगे। तो ये इक्वेशन है इस रिएक्शन की, 3 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 RuBP राइबोलोज बाइफॉस्फेट, और क्या बन रहा है G3P। कितने मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल बन रहे हैं G3P के, ग्लिसरेट 3-फॉस्फेट। अच्छा, ये जो रिएक्शन है इसको कैटलाइज करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है रुबिस्को। रुबिस्को की फुल फॉर्म क्या है, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ये तो मॉलिक्यूल का नाम है, ठीक है। कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ये पूरे के पूरे एंजाइम का नाम है रुबिस्को। अच्छा, इसके अंदर एबिलिटी क्या होती है, ये जो कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेस है ये इसकी 2 एबिलिटीज बताते हैं। एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करवा सकता है जो कि हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, दूसरा ये ऑक्सीजन को भी ऐड करवा सकता है। डिपेंड करता है कि लीव्स के अंदर किस मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करवाता है, जिसकी वजह से डार्क रिएक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, काम का रिएक्शन होता है। और अगर सपोज कर लें लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है, ये कब होती है ये मैं चैप्टर 13 में एक्सप्लेन करूंगा। ये पूरा बॉक्स जो है ये मैं चैप्टर नंबर 13 में एक्सप्लेन करूंगा। अगर लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है तो और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ये ऑक्सीजन को कंबाइन करवा देगा इसके साथ, और इसके नतीजे में एक बेकार सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं फोटो रेस्पायरेशन। ये चैप्टर नंबर 13 में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला रिएक्शन समझ आ गया,
कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो रही है राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ और इन दोनों के मिलने से एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। 6 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, हर मॉलिक्यूल में 3-3 कार्बन है। दैट इज वाई इस साइकिल को C3 साइकिल भी कहते हैं और इन प्लांट्स को हम C3 प्लांट्स कहते हैं। अच्छा, अब आ जाए सेकेंड रिएक्शन के ऊपर। अच्छा भाई, अब सेकेंड फेज का नाम जो है वो है रिडक्शन। रिडक्शन कहते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, या कहेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को। अब हमारे पास जो इसका स्टार्टिंग मटेरियल है वो है G3B, ठीक है, जो मॉलिक्यूल बना था जिसका नाम है ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट। तो पहले इसको कन्वर्ट किया जाएगा ग्लिसरेट 1,3 बाइफॉस्फेट के अंदर। क्या नजर आ रहा है आपको? ग्लिसरेट के अंदर ये हमारे पास कार्बन कार्बन और कार्बन, इसके अंदर थर्ड कार्बन पे लगा हुआ था फॉस्फेट, तो इसका नाम था ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट। अब क्या किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ग्लिसरेट 1,3 बाइफॉस्फेट। बस सिंपल सा काम कर रहे हैं, एक फॉस्फेट और ऐड कर रहे हैं। ये थर्ड कार्बन पे था, इसके पहले कार्बन पे एक फॉस्फेट ऐड कर देंगे। देखिए, जब भी फॉस्फेट ऐड करना होगा तो हम किसी ऐसे मॉलिक्यूल को बुलाएंगे जिसके पास फॉस्फेट है। हमने किसके पास फॉस्फेट रखवाया था? इस मॉलिक्यूल का नाम है ATP। इसको एनर्जी भी दी थी और इसके साथ एक अदद फॉस्फेट ऐड करवा दिया था हमने। तो जब भी सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है, फॉस्फेट की ज़रूरत होती है, तो नॉर्मली ATP को बुलाया जाता है। तो अगर आप यहाँ देखें रिएक्शन के अंदर, ये हमारे पास है G3P जिसका नाम है ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट या 3 फॉस्फोग्लिसरेट, एक ही बात है। इसके कितने मॉलिक्यूल है? 6 मॉलिक्यूल। हमने इसे कन्वर्ट करना है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में, यानी हर मॉलिक्यूल में हमने एक एक फॉस्फेट एक्स्ट्रा लगाना है। ये कार्बन नंबर 3 पे लगा हुआ था, ये कार्बन नंबर 3 पे लगा हुआ है, हमने कार्बन नंबर 1 पे भी लगाना है। तो हर मॉलिक्यूल पे लगाना है। 6 मॉलिक्यूल है तो 6 फॉस्फेट चाहिए। तो कितने ATP को बुलाएंगे हम? 6 ATP को बुलाएंगे। 6 ATP के मॉलिक्यूल आए, अपना फॉस्फेट दिया, एनर्जी दी, उस एनर्जी के जरिए फॉस्फेट को कार्बन नंबर 1 पे जोड़ा हर मॉलिक्यूल के। तो 6 ATP आए, 6 फॉस्फेट दे दिए, यहाँ पर लग गए 6 फॉस्फेट हर मॉलिक्यूल पर एक, और ये कन्वर्ट हो गए ADP के अंदर। ये चार्ज फॉर्म थी और ये यूज्ड फॉर्म है। अब ये जो ADP है इसको दोबारा से रिचार्ज होना है, तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा लाइट रिएक्शन के अंदर, और लाइट रिएक्शन के अंदर दोबारा सनलाइट की एनर्जी को स्टोर किया जाएगा इसमें, और इसको एनर्जी देके इसमें एक और फॉस्फेट ऐड किया जाएगा और दोबारा से कन्वर्ट किया जाएगा ATP में। तो ये मुसलसल चलता रहता है। तो हाफ रिएक्शन हो गया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है या ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो गया 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में या बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। इसको हम G3P कह रहे थे, इसको क्या कह देंगे? G1,3P, ग्लिसरेट 1,3 बाइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये आ गया G1,3P बन गया, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड हाफ के अंदर हम क्या करेंगे? इस G1,3P को कन्वर्ट करेंगे ट्रायोज फॉस्फेट के अंदर, 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट के अंदर। देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं थे, ये जो ग्लिसरेट था या जो ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट था या 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट था, ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे? ये कार्बोक्सिलिक एसिड थे, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड थे। अब हम इसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एल्डिहाइड के अंदर, यानी कार्बोहाइड्रेट वाली फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये जो G1,3P है, ग्लिसरेट 1,3 बाइफॉस्फेट, अब इसे कन्वर्ट किया जाएगा 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट में जिसमें फॉस्फेट लगाओ। क्या नाम है उसका? 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। इसको मैंने बताया था, हम लिखेंगे GA3P, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो चाहे 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कहें, चाहे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कहें, ये वही ग्रुप है जिसके अंदर लगा होगा C के साथ डबल बॉन्ड O और H, यानी CHO, ठीक है। हम इसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इसमें। अब इसके लिए ऐड करना पड़ेंगे इसमें हाइड्रोजन या इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना पड़ेंगे। तो वो कौन है जिसके पास हमने इलेक्ट्रॉन्स रखवाए थे? अगर आपको याद हो, लाइट रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे मॉलिक्यूल पे के पास जा रहे थे और फाइनली एक आखिरी मॉलिक्यूल था जिसके पास जाके इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आते थे, उसका नाम था NADP। और वो जब इलेक्ट्रॉन लेता था तो वो कन्वर्ट हो जाता था किसमें? NADPH के अंदर। तो ये वो मॉलिक्यूल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अब हम इससे इलेक्ट्रॉन लेंगे, इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो अगर आप यहाँ देखें, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसका नाम है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट या जिसका दूसरा नाम होगा ग्लिसरेट 1,3 बाइफॉस्फेट, एक ही बात है। हम इसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसमें? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये जो यहाँ पे G3P लिखा हुआ है, इसको काट के आप कर लें
GA3P, क्योंकि G3P हम कह रहे हैं इसे, ठीक है। ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट जो है इसको G3P कह रहे हैं और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को हम कहेंगे GA3P। अच्छा, आप कैसे करेंगे इसे? तो 6 मॉलिक्यूल है हमारे पास इसके और 6 मॉलिक्यूल है हमारे पास इसके। हर मॉलिक्यूल में आपने इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन ऐड करने, तो आप कितने मॉलिक्यूल बुलाएंगे NADPH के? 6 मॉलिक्यूल। तो 6 मॉलिक्यूल आए NADPH के, क्या दिया इन्होंने? अपना इलेक्ट्रॉन दिया और हाइड्रोजन दिया। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो NADPH कन्वर्ट हो गया NADP के अंदर। अब ये दोबारा से इलेक्ट्रॉन लेने और हाइड्रोजन लेने कहाँ जाएगा? लाइट रिएक्शन के अंदर। तो लाइट रिएक्शन में से दोबारा से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन मिलेंगे और ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा NADPH के अंदर, ताकि इसे दोबारा से इस्तेमाल किया जा सके डार्क रिएक्शन में। अच्छा, कोई भी चीज़ अगर आप ऐड कर रहे हैं तो कोई चीज़ रिमूव भी होगी, क्योंकि जगह नहीं थी इसके अंदर। तो जो फॉस्फेट यहाँ से आया था वो फॉस्फेट वापस चला गया। तो देखिए, 6 फॉस्फेट आए थे, ये 6 फॉस्फेट अब इसमें से निकल गए। तो ये जो बाय फॉस्फेट था, अब ये सिर्फ फॉस्फेट रह गया। जो फॉस्फेट कार्बन नंबर 1 पर आकर ऐड हुए थे वो सारे के सारे फॉस्फेट बाहर चले गए। तो अब ये 1,3 बाय फॉस्फेट नहीं रहा, ये खाली 3 फॉस्फेट रह गया। तो 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट कैसे कन्वर्ट हो रहा है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में? एक तो NADPH से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आ रहे हैं और दूसरा जो फॉस्फेट लगे हुए थे वो रिमूव हो गए। तो दिस इज हाउ ये कन्वर्ट हो गया ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में या GA3P के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब कितने मॉलिक्यूल बने हैं यहाँ पे? 6 मॉलिक्यूल। इन 6 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल चला जाता है इस साइकिल से बाहर। तो ये आपको नजर आ रहा है 6 में से एक मॉलिक्यूल जो है GA3P का, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का, ये चला जाता है बाहर और इसी मॉलिक्यूल से आगे जाकर ग्लूकोज बनाया जाता है और इसी मॉलिक्यूल से आगे जाकर ग्लूकोज के अलावा दूसरे कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। एक मॉलिक्यूल से तो नहीं बनेगा क्योंकि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं। तो अब ये साइकिल जब दोबारा चलेगी तो फिर एक और मॉलिक्यूल निकल के आएगा। ये दोनों मॉलिक्यूल्स जब जुड़ेंगे तब जाकर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। हमने बात करनी है, ये जो 6 में से एक मॉलिक्यूल निकल गया तो 5 मॉलिक्यूल रह गए। अब उन 5 मॉलिक्यूल से आगे जाकर क्या होना है? तो ये थर्ड फेज होता है जिसे हम कहते हैं रीजनरेशन। ये जो 5 मॉलिक्यूल बच गए हैं GA3P के, ये दोबारा से वही मॉलिक्यूल रीजनरेट करेंगे जिससे कहानी स्टार्ट हुई थी, जिसका नाम था राइबोलोज बायफॉस्फेट। क्योंकि अगर सारे के सारे मॉलिक्यूल निकल जाएंगे तो साइकिल दोबारा से नहीं चल सकती। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस रिएक्शन की, इस फेज की इक्वेशन दिखा दूं, क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर। देखिए, कहानी इस इक्वेशन में इस फेज में स्टार्ट हुई थी G3P से, ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट, इससे कहानी स्टार्ट हुई, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल इसके? 6 मॉलिक्यूल। कहाँ गया? क्या ऐड हुआ इसके अंदर? पहले 6 ATP आए, उसके बाद कौन आया? 6 NADPH आए। ये हो गए रिएक्टेंट्स, ठीक है। बना क्या इसके नतीजे में? ये जो 6 G3P था वो कन्वर्ट हो गए किस में? GA3P में, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। जो ATP थे उसमें से जब फॉस्फेट चला गया, ये फॉस्फेट हट गया। आई का मतलब है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का मतलब फॉस्फेट किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं लगा हुआ बल्कि साइटोप्लाज्म में अकेला पड़ा हुआ है। तो इसमें से फॉस्फेट निकल गए तो ये कन्वर्ट हो गया ADP के अंदर, और NADPH में से इलेक्ट्रॉन चले गए, हाइड्रोजन चला गया तो ये कन्वर्ट हो गया NADP पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। तो 6 मॉलिक्यूल, ये इस फेज की इक्वेशन है। इसमें पूरा समझाया हुआ है कि कौन आया था कौन गया है। अच्छा, इस मॉलिक्यूल का नाम तो आपने सुन लिया, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं GA3P। ये जो मॉलिक्यूल है जिसका नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये इसका आइसोमर है, यानी इन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, सिर्फ इनकी शक्ल डिफरेंट होती है। ये जब बनता है तो ये खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर, तो आप समझ लें यही मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाए, ये जो 6 मॉलिक्यूल बने हैं इनमें से एक तो चला गया साइकिल से बाहर, कितने बच गए? बच गए इसमें से 5। अब उन 5 से क्या होगा? तो हमने बात करनी है थर्ड फेज की, जिसे हम कहते हैं रीजनरेशन। सो दिस इज रीजनरेशन। ये G3P नहीं है, ये क्या है? GA3P, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ है और इस तरह के कितने हैं? 5। अब ये जो 5 मॉलिक्यूल्स है ना 3 कार्बन वाले, इनके अंदर फर्दर एक एक फॉस्फेट ऐड होगा। यहाँ पर अगर आप देखें, हमने बनाना क्या है? इससे वही मॉलिक्यूल जिससे कहानी स्टार्ट हुई थी, राइबोलोज बायफॉस्फेट। इसका पूरा नाम क्या होता है? 1,5 राइबोलोज बायफॉस्फेट।
एक फॉस्फेट कार्बन नंबर 1 पे, एक फॉस्फेट कार्बन नंबर 5 पे। तो इसके अंदर दो फॉस्फेट लगे हुए हैं, जबकि इसके अंदर एक फॉस्फेट लगा हुआ है। तो हमें मजीद फॉस्फेट चाहिए। कौन आएगा फॉस्फेट देने? एटीपी। तो एटीपी के मॉलिक्यूल आए, अपना फॉस्फेट दिया और कन्वर्ट हो गए एडीपी के अंदर। कितने मॉलिक्यूल्स आए? 3 मॉलिक्यूल्स एटीपी के आए और कन्वर्ट हो गए 3 मॉलिक्यूल्स एडीपी में, और 3 फॉस्फेट यहाँ पर ऐड हो गए। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये किस तरह से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 5 मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे राइबोलोज बाइफॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स के अंदर। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा अभी, नंबर ऑफ कार्बन पर भी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर भी। तो इस रिएक्शन के अंदर ये काम होता है, फॉस्फेट ऐड होने से ये दोबारा बन जाता है मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल दोबारा से रेडी है किसको रिसीव करने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करने के लिए। यहां तक की बात क्लियर है? अच्छा जी, तो इसकी इक्वेशन देख लें। रीजनरेशन के अंदर कार्बन की रीअरेंजमेंट होती है, ठीक है। इसके अंदर जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं वो एंजाइम्स 5 to 11 एंजाइम्स हैं, बस ये उसके लिए याद रख लें। तो हुआ क्या, 5 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, उसमें ऐड हुए 3 एटीपी, और क्या बना? 3 मॉलिक्यूल्स बने राइबोलोज बाइफॉस्फेट के। 3 एटीपी में से फॉस्फेट निकले तो 3 एटीपी बने, और ये 2 फॉस्फेट और अलग हुए। ये किस तरह हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये बेसिक हमारे पास पूरी साइकिल थी ये रिएक्शन से। मैं दोबारा पूरी साइकिल दिखा दूं आपको एक बार। ये पहला स्टेप है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल आया राइबोलोज बाइफॉस्फेट का, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आई, ये एंटर हुए, पहला मॉलिक्यूल बना 3 फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट। एटीपी ने फॉस्फेट ऐड किए 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। एनएडीपीएच ने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन ऐड किए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इसमें से एक मॉलिक्यूल बाहर चला गया, 5 मॉलिक्यूल बच गए। ये 5 मॉलिक्यूल अपने आप को रीअरेंज करते हैं, 3 कार्बन की जगह बनाते हैं 5 कार्बन वाला कंपाउंड, और उसके लिए 3 एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि 2 फॉस्फेट लगने होते हैं। एंड दिस इज हाउ ये मॉलिक्यूल दोबारा से रीजनरेट हो जाता है, और ये साइकिल कंटिन्यूस चलती रहती है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए साइकिल 2 बार चलेगी, क्योंकि एक बार में 3 कार्बन निकलते हैं बाहर। देखें ये 3 कार्बन कौन से हैं? ये 3 कार्बन ये हैं जो 3 कार्बन डाइऑक्साइड से आए थे। ये वाला मॉलिक्यूल घूम के दोबारा वापस आ गया, जो चीज एंटर हुई थी वही चीज बाहर गई है। 3 कार्बन एंटर हुए थे, 3 कार्बन बाहर गए हैं, बाकी कार्बन वैसे के वैसे ही घूम रहे हैं। अब ये जो नंबर ऑफ कार्बन वाला सिनेरियो ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो मैं जरा इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए भाई, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। राइबोलोज बाइफॉस्फेट से स्टार्ट करते हैं। राइबोलोज के अंदर कितने कार्बन? 5 कार्बन, ठीक है। राइबोलोज के अंदर, एक राइबोलोज के अंदर ये आपको नजर आ रहा है 5 कार्बन, और हमारे पास राइबोलोज के मॉलिक्यूल्स हैं कितने? 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो हर मॉलिक्यूल में 5 कार्बन है, तो टोटल हमारे पास यहाँ कितने कार्बन हुए? टोटल कार्बन हो गए हमारे पास यहाँ पे 15। सही है भाई। अच्छा, एक कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन होते हैं? 1। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है कार्बन डाइऑक्साइड के? 3। तो हमारे पास यहाँ पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। कोई मसला यहाँ पे? कोई मसला नहीं है। 15 कार्बन आ रहे हैं यहाँ से और 3 कार्बन आ रहे हैं यहाँ से। ये जब मिलेंगे तो टोटल कितने कार्बन होने चाहिए? 18 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। तो शुरू में क्या होता है, हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, हर मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं 6 कार्बन। मैंने आपको बताया था कि जब ये मिलते हैं तो जो मॉलिक्यूल बनता है वो 6 कार्बन वाला बनता है। तो 6 कार्बन वाले कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 3। तो टोटल कार्बन कितने हुए? 18 ही रहे। आपने टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखना है, चेंज नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर मैंने आपको बताया था कि 6 कार्बन वाला कंपाउंड ये अनस्टेबल होता है, तो ये टूट जाता है और फिर बनता है कितने कार्बन वाला कंपाउंड? 3 कार्बन वाला। तो ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड अगर बन रहा है और मुझे टोटल 18 कार्बन चाहिए, तो इस तरह के कितने मॉलिक्यूल्स बनने चाहिए? इस तरह के मॉलिक्यूल्स बनने चाहिए 6। तो यहाँ पे हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स बने हैं ग्लिसरेट 3 फॉस्फेट के, ठीक है। इस तरीके से ये 3 और 3 मिलकर ये 6 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। 18 कार्बन, यहाँ पर भी 18 कार्बन, 15 और 3। अच्छा, अब आगे देखें, यहाँ पे कार्बन नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा। 6 मॉलिक्यूल इसके थे, इसके अंदर भी 3 कार्बन है, क्योंकि फॉस्फेट चेंज हुआ है, फॉस्फेट ऐड हुआ है, कार्बन उतने ही है, तो इसके भी 6 मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर भी 18 कार्बन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कितने हैं भाई? यहाँ पर भी 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो यहाँ पर भी 6 मॉलिक्यूल हैं इसके, यहाँ पर भी 18 कार्बन है। अच्छा, अब यहाँ देखें, इन 18 कार्बन में से या 6 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल चला गया। एक मॉलिक्यूल में थे 3 कार्बन, तो 3 कार्बन इसमें से निकल गए, ठीक है। अब बच गए यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल, यानी हर मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है, तो यहाँ पे टोटल कार्बन कितने बच गए? 15,
ठीक है, यहाँ पे 15 कार्बन है। ये 3 कार्बन कौन से निकले हैं? ये 3 कार्बन ये वाले निकले हैं। मैंने आपको बताया था जो इनपुट हुआ था वो आउटपुट में चला गया, ठीक है। अब ये जो 15 कार्बन है इनकी कंडीशन देखें। देखें ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाला है, सही है, 3 कार्बन वाला। और इस तरह की कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास? 5। तो 5 × 3 कितना है? 15। कार्बन 15 है। अब यहां पर होनी है रीजनरेशन। तो गौर करें, यहां पे मॉलिक्यूल है 3 कार्बन वाला और मॉलिक्यूल का नंबर है 5। ये कन्वर्ट होगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा 5 कार्बन वाला और नंबर हो जाएगा 3। तो नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं हुआ। 15 कार्बन यहाँ थे, 15 कार्बन यहाँ था, जो मॉलिक्यूल की लेंथ थी वो चेंज हो गई। यहाँ पे 3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल बने। कार्बन की रीअरेंजमेंट हुई है, उस वजह से ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हैं ये रीजनरेट हुए हैं और इनसे बना है राइबोलोज बाइफॉस्फेट। तो आई थिंक नंबर ऑफ कार्बन का सिनेरियो आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब एटीपी का क्या सिनेरियो है? देखिए भाई, 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर थे तो 6 एटीपी चाहिए थे, सिंपल सी बात है। 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर थे, 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर थे तो 6 NADPH चाहिए थे। जो 6 फॉस्फेट यहाँ ऐड हुए थे वो 6 फॉस्फेट यहाँ पर रिमूव हो गए थे। यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? अगर आप यहाँ गौर करें तो ये जो मॉलिक्यूल है 3 कार्बन वाला, इसके अंदर लगा हुआ है 1 फॉस्फेट, ठीक है। इस तरह के कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास? 5। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फॉस्फेट कितने हैं? 5। यहाँ पे हमारे पास 5 फॉस्फेट है, सही है। 3 ATP आए और अपना अपना फॉस्फेट पकड़ा गए, तो 3 फॉस्फेट और ऐड हुए, तो 5 + 3 कितने फॉस्फेट होने चाहिए? 8। यहां पर अगर आप देखें तो हर मॉलिक्यूल जो है वो 5 कार्बन का है, ठीक है। और हर मॉलिक्यूल में कितने फॉस्फेट लगे हुए हैं? 1 और 2। इस तरह की कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास? 3 मॉलिक्यूल। हर मॉलिक्यूल में 2 फॉस्फेट लगे हुए हैं, तो टोटल कितने फॉस्फेट हुए यहाँ पे? 6। यहां पर कितने फॉस्फेट थे? 8। 5 फॉस्फेट यहां से आ रहे थे, 3 फॉस्फेट यहां से, तो हमें यहाँ कितने मिलने चाहिए थे? यहाँ हमें 8 फॉस्फेट मिलने चाहिए थे। लेकिन चूंकि हर मॉलिक्यूल में 2 हैं और 3 मॉलिक्यूल हमारे पास हैं, तो टोटल हमें 6 फॉस्फेट मिल रहे हैं। इसका मतलब इसी रिएक्शन में से 2 फॉस्फेट बाहर जाएंगे। तो आपको जो इक्वेशन में मैंने दिखाया था 2 फॉस्फेट निकलते हुए, ये वो 2 फॉस्फेट हैं। ये इक्वेशन अगर आप देखें, 5 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, और 3 मॉलिक्यूल्स ATP के जब ऐड हो रहे हैं तो 5 फॉस्फेट तो यहाँ से आए, 3 फॉस्फेट ATP से आए, तो यहाँ पे हमें 8 मिलने चाहिए थे। जबकि राइबोलोज बाइफॉस्फेट के हर मॉलिक्यूल में 2 फॉस्फेट हैं और इस तरह के 3 मॉलिक्यूल हैं, तो ये टोटल 6 फॉस्फेट बनते हैं। तो आप ये देखें 2 फॉस्फेट यहाँ से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। ये 2 फॉस्फेट ये वो हैं जो एक्स्ट्रा थे और ये इस रिएक्शन से बाहर चले जाते हैं। सो दिस इज हाउ डार्क रिएक्शन होता है, दिस इज हाउ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है। ये इसकी थोड़ी सी समरी है, इसको जरा सा देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के एंटर हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। कौन फिक्स कर रहा है इन्हें? 3 मॉलिक्यूल्स राइबोलोज बाइफॉस्फेट के। मैं दिखाता जाता हूँ, ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, इन्हें कौन फिक्स कर रहा है? 3 मॉलिक्यूल्स हैं राइबोलोज बाइफॉस्फेट के, ठीक है। इन्होंने नंबर ऑफ कार्बन भी दिया हुआ है। हर राइबोलोज बाइफॉस्फेट में 5 कार्बन होते हैं और इस तरह के 3 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो ये 15 कार्बन हो गए यहाँ से। अच्छा, इससे होता क्या है? 6 मॉलिक्यूल बनते हैं 3 कार्बन कंपाउंड के। कौन सा है भाई ये 3 कार्बन कंपाउंड? ये है 3 कार्बन कंपाउंड और इसके 6 मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है, हम देख चुके हैं। ये 6 लिखा हुआ है और C3 लिखा हुआ है, यानी 3 कार्बन वाले कंपाउंड के 6 मॉलिक्यूल, ट्रायोस कहते हैं 3 कार्बन वाले कंपाउंड को। नाउ फ्रॉम दीज 6, अच्छा इन्होंने ये डायरेक्टली इसका बताया है, ये पूरे रिएक्शन के बाद इन्होंने ये बताया है 6 मॉलिक्यूल बनते हैं 3 कार्बन वाले कंपाउंड के। इन 6 में से फिर ये बता रहे हैं कि एक चला जाता है बाहर, ठीक है। कहाँ गया ये? हाँ, फ्रॉम दीज 6 मॉलिक्यूल 5 जो हैं दे आर रिक्वायर्ड टू रीजनरेट RUBP। इन 6 में से 5 जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। 5 जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं किस काम के लिए? दोबारा से इसे रीजनरेट करने के लिए। और इनमें से एक मॉलिक्यूल जो है ये साइकिल को लीव कर देता है। एक मॉलिक्यूल जिसमें 3 कार्बन है, ठीक है, ये कहलाता है ट्रायोस फॉस्फेट। ट्रायोस कहते हैं 3 कार्बन वाले कंपाउंड को और इसके साथ चूंकि फॉस्फेट लगा हुआ है। अब इसका क्या किया जा सकता है? जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड निकला है तो ये दोबारा से एंटर भी हो सकता है साइकिल के अंदर, इट कैन री एंटर द साइकिल। अगर आप यहाँ देखें
तो ये दोबारा से री एंटर हो सकता है, रीजनरेशन के अंदर काम आ सकता है। इस तरह के 5 मॉलिक्यूल अगर मिले तो दोबारा से राइबोलोज बाइफॉस्फेट बनाया जा सकता है। और क्या हो सकता है भाई, इट कैन बी यूज फॉर स्टार्च सिंथेसिस विद इन द क्लोरोप्लास्ट। मैंने बताया था कि एक साइकिल चलेगी तो एक मॉलिक्यूल निकलेगा 3 कार्बन वाला, फिर दोबारा साइकिल चलेगी तो एक और मॉलिक्यूल निकलेगा। ये दोनों मिलके बनाएंगे ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज को लंबी लंबी चेन में कन्वर्ट किया जा सकता है जिसे स्टार्च कहता है। और क्या किया जा सकता है इसे भाई, इससे बनाया जा सकता है सुक्रोज। क्यों बनाना है सुक्रोज? ताकि प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जा सके। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो ग्लूकोज बनता है उसमें से कुछ कन्वर्ट किया जाता है फ्रक्टोज के अंदर, इन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है सुक्रोज, और इस सुक्रोज को फ्लोएम के जरिए प्लांट की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अच्छा भाई, फॉर द नेट सिंथेसिस ऑफ 1G3P, ये G3P नहीं होगा, ये अगेन GA3P होगा। इस मॉलिक्यूल की बात हो रही है जो यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, दिस इज GA3P। एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए ये बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें लगी हैं हमें। ये जो पूरी साइकिल चली है ये किस लिए चली है? ताकि एक मॉलिक्यूल बनाया जा सके GA3P का, जो कि बाहर निकल सके इसमें से। तो क्या क्या चाहिए था इसके लिए? केल्विन साइकिल कंज्यूम करती है 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। कैसे भाई? तो 6 मॉलिक्यूल ATP के यहाँ इस्तेमाल हुए, 3 मॉलिक्यूल्स ATP के यहाँ इस्तेमाल हुए। और क्या कंज्यूम होते हैं? 6 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं NADPH के। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है 6 मॉलिक्यूल्स NADPH के रिक्वायर्ड थे। अच्छा, ये जो यूज्ड हो जाते हैं इनको रिचार्ज कौन करता है? तो लाइट रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन में जाते हैं जहाँ पे इन्हें रीजनरेट किया जाता है। ये जो G3P नहीं है, ये GA3P है। ये जो GA3P स्पन ऑफ हुआ है, केल्विन साइकिल से निकला है, ये स्टार्टिंग मटेरियल होता है किसके लिए? डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए। इसी से ग्लूकोज बनाया जाता है, इसी से कार्बोहाइड्रेट बनाए जाते हैं, और इसी ग्लूकोज से फिर आगे जाके दूसरा मटेरियल बनाया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डार्क रिएक्शन, दिस इज ऑल अबाउट लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। आई होप समझ आया होगा। बुक के अंदर जो डायग्राम है वो यही है। मैं एक बार बुक की डायग्राम अगर आपको दिखा दूँ, इट्स द सेम डायग्राम, ठीक है। जहाँ जहाँ पर मैंने करेक्शन करवाई है वहाँ पर करेक्शन कर लिए गए। ये GA3P लिख लें, ये भी GA3P लिख लें, ठीक है, ये भी GA3P लिख लें, तो आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा।